अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और इंतशार का सिलसिला रुक कर नहीं दे रहा है। कभी पीटीआई के वकला और सियासी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई की खबरें आती हैं, कभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पार्टी क़यादत के बीच नाइत्तेफाकी की बातें सरेआम सुनाई देती हैं, कभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय करने पर किसी को पार्टी बदल कर दिया जाता है, तो कभी जेल में बानी पीटीआई से मिलने का नंबर ना आने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में ही उलझती हुई नजर आती है। वैसे तो पीटीआई के आपसी लड़ाई की कहानी काफ़ी पुरानी है और इस पर कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसलिए आज मैं पीटीआई के अंदर उठे फसाद के ताज़ा किस्से तक ही बात को महदूद रखती हूँ। ताज़ा लड़ाई का मरकज़ तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के वकील फैसल चौधरी, बल्कि अब उन्हें साबिक पीटीआई वकील कहना पड़ेगा, उनके और पार्टी के दीगर रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर यानी पीटीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन हैं। इस कहानी में कुछ किरदार पार्टी से बाहर बैठे हैं, लेकिन खुद को पीटीआई का हिस्सा करार देने वाले फवाद चौधरी का भी है। फैसल चौधरी का पीटीआई क़यादत से इख्तिलाफात का आगाज़ उनकी 2 रोज़ पहले जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद हुआ, जिसके बाद पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें पीटीआई वकला टीम से निकाला, साथ ही उन्होंने पीटीआई के वकला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया। तो इसी बात का जवाब जब मैंने अपने प्रोग्राम में कल फैसल चौधरी साहब से लेना चाहा तो फिर उनका जवाब कुछ यूं था। फैसल साहब, कल आपसे मुताल्लिक एक सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से। वो तो मेरे लिए भी उनका स्टेटस वही है जो अगर वो कहेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट रियली रेकन हिम एज समथिंग टू जिसके बारे में बात भी करूं मेरा वक्त जाया होता है। फैसल साहब, आपने ऐसा क्या बताया था खान साहब को कि जिसकी वजह से फिर आपको इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? मैंने कहा ये वहाँ पे डी चौक में नहीं थे। अगर मैंने जो बात बाहर देखी मैंने अंदर बताई, जो अंदर देखी बाहर बताई। अगर ये देखे इस पे अगर कोई सीखपा होता है या कोई नुकसान, मैं तो सच बोलूंगा। मुझे तो आगे भी मौका मिला तो जो मैं सही है वो मैं बताऊंगा। अली अमीन को सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अली अमीन पहुंचे तो थे वहाँ पे, जो वहाँ पे थे उनका तो क्रिटिसिज्म समझ में आता है, अली अमीन साहब के, और स्वाति साहब भी पहुंचे थे। ये बाकी लोग जो हैं ये ना पहुंचे ना कुछ, तो ये बाकियों पे क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं? इसी दौरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें फराहम करने के लिए हाई कोर्ट में फैसल चौधरी की तरफ से दायर दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बयान के मुताबिक बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं यानी रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बानी पीटीआई इमरान खान के तमाम तर मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी के साथ साथ फवाद चौधरी पर भी तंज किया, तो जवाब में फिर फवाद चौधरी ने भी लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 500 कारकुनान के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स के बारे में तफसीलात फराहम की हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए हैं। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं। और आज लतीफ़ कोसा साहब ने भी पार्टी क़यादत के बयानात में तज़ाद के साथ सर उठाने वाले अबहाम को दूर करने के लिए पार्टी मामलात ही बुशरा बीबी के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बाहर भी इख्तिलाफी सियासत ही कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर एहतजाज करने के लिए जमा हो गए। मियां साहब की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर नारेबाजी करते रहे। हालात काबू में रखने के लिए लंदन पुलिस की नफरी भी वहाँ मौजूद रही। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में 2 रोज़ बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया, जहाँ वो 29 अक्टूबर को लंदन में मिडिल टेम्पल सोसाइटी की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहाँ उन्हें दीगर 3 शख्सियात के साथ मिडिल टेम्पल इनमें बतौर बेंचर शामिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को एहतजाजी सियासत कहाँ तक ले जाएगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई। सबसे पहले तो सर, ये आपकी पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? लीडर आपके जो हैं वो जेल में हैं, अंदर के जो इख्तिलाफात हैं पार्टी के वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब फैसल चौधरी को निकालते हैं, रऊफ हसन फवाद चौधरी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर सामने से भी इंतहाई सख्त अल्फाज और इल्ज़ामात का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी बिल्कुल बिफरे हुए बैल की तरह है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है। अली भाई, क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपकी इजाज़त से आज 27 अक्टूबर है, कश्मीर ब्लैक जी। डे। तो इस हवाले से सिर्फ एक बात करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। प्लीज प्लीज। 77 साल पहले आज के दिन भारत ने तमाम इंसानी अखलाकी कदरों को, तकसीम हिंद के फार्मूले को और इंटरनेशनल लॉज को सबको अब्यूज़ किया, पामाल किया और कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया और ख़ुद फिर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का इआदा किया, वादा किया उनके वज़ीर आज़म नेहरू जी ने कि हम यहाँ पे प्लेबिसाइड करेंगे तकसीम हिंद के फार्मूले के मुताबिक। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कोई इलेक्शन वहाँ नहीं किया, इस्तिस्वाब राय नहीं हो सका, लेकिन कश्मीरियों ने अपना हक खुद इरादियत की जद्दोजहद नहीं छोड़ी। और आज का दिन इस बात पे वो पूरी दुनिया में मनाते हैं कि कश्मीरी कभी भी अपने हक खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनके जज्बे मजीद तवाना हो रहे हैं। उनकी जिद्दोजहद जो है वो मजीद तवाना होती रहेगी। बिल्कुल आप कौम की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, सब हुकूमतों का इस पे एक मौक़िफ़ है, चाहे फौजी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, हम कश्मीरियों के साथ हैं। और जो 80 साला बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी साहब, जब वो हिंदुस्तानी जेल में पड़े होते थे, और मैं उनको शहीद कहता हूँ क्योंकि उनको एक तरह से मारा गया है, वहां से वो नारा लगाते थे अली गिलानी साहब के, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। इसलिए आज के दिन मैं अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आपने इन जज्बों को साथ नहीं होने देना, कश्मीर की जद्दोजहद के साथ हमने खड़े होना है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जी। दुख होता है मेरी जमात को इस तरह देख के। सबसे ज्यादा फोकस इमरान खान साहब की रिहाई पे होना चाहिए, रहना चाहिए। साथ में जो तहरीक इंसाफ का जो मिशन है, रूल ऑफ लॉ, उसकी जद्दोजहद, उसके लिए अपने आप को मजीद जो है वो तैयार करना, और साथ में पाकिस्तान की जो हमारा घर है, जो हमारा मुल्क है, ऐसी सूरत हाल में हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर तहरीक इंसाफ के वर्कर के। मेरे 11 साल इस जमात में हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं मेरे, 2011 में आया था। अभी तक मेरे पास कोई मरकजी ओहदा नहीं है, ना मैंने कभी मांगा है ना मांगूंगा। ओहदा वो होता है जो आपको इलेक्शन के थ्रू मिलता है। तो इसलिए ओहदों की जंग से सबको निकलना होगा, अपने लीडर के बारे में सोचना होगा। और मैं समझता हूं कि जितनी हमारी क़यादत है और हम बतौर वर्कर उनको सपोर्ट करेंगे, जिनको इमरान खान साहब ने ओहदे दिए हैं, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हमारे बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जेल से और जल्द इंशाल्लाह निकलें, जब बाहर निकलें, हम उनको अपनी जमात बिल्कुल वन पीस में वापस करें। उससे अगर ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते तो उस पर तोड़ फोड़ से हम गुरेज करें। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, अली भाई ये बताइए, खदशात हैं, रऊफ हसन चीजों को आपस के अंदर फोरम्स पे डिस्कस करें। रऊफ हसन क्या वाकई पार्टी के मुलाजिम हैं? एक दूसरे को तनख्वाह ले रहे हैं वो पार्टी से? इज्जत नहीं पड़ती। देखिए, रऊफ हसन साहब ने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ मजबूत खड़े रहे। मैं जब जेल में था तो हमारे कारकुन जो मुझसे मिलने आते थे, मुझे रिपोर्ट देते थे कि बहुत कम लोग अब मीडिया पर रह गए हैं। महदूद चंद में से रऊफ साहब होते थे, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब शायद उस जमाने में मीडिया पे आते थे, और बहुत चंद लोग। तो मुझे कहते थे कि रऊफ साहब जो है तमाम असीरान की बात करते हैं, आपका भी जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ हम गए, उन्होंने वो इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा किया। फिर लगी लिपटी रखे बगैर स्ट्रेट बात करने की पादाश में उन पे हमला हुआ, और उनकी शहर के करीब उन पे हमला हुआ, तकरीबन जान से गए थे। सीनियर सिटीजन है, कैंसर सर्वाइवर है। मैं समझता हूँ उनकी बड़ी कुर्बानी है। मैंने बड़ा इंतहाई सादा सा सवाल पूछा है आपसे। हाँ में बताइए या ना में बताइए, रऊफ हसन जो है वो पार्टी से तनख्वाह ले रहे हैं, मुलाजिम है पार्टी के? देखिए, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, और जिस तनाज़र में आप बात कर रही हैं मैं नहीं समझता। उन चीज़ों को मुझे मीडिया पे डिस्कस करना चाहिए। कुछ साबिक मेंबरान हैं तहरीक इंसाफ के, कुछ मौजूदा ऑफिस बेयरर्स हैं। सबसे मेरी ये इल्तिमास होगी, जो बातें हैं आप पार्टी फोरम्स पे कीजिए। इस वक्त इमरान खान साहब को हमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ क्या है? अवाम है और हम वर्कर्स की यूनिटी है। ओहदे आते जाते रहते हैं, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मेरी इज्जत की कंपनी। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आपकी कोर कमेटी में, आपकी सियासी कमेटी में, आपकी पार्टी में
कोई ऐसा शख्स है इस वक्त जो पार्टी से तनख्वाह लेकर काम कर रहा हो पार्टी के लिए? देखिए, कुछ ऑफिस में आपके जो ऑफिस बेयर्स होते हैं वो तनख्वाह लेते हैं, जो ऑफिस का ख्याल रखते हैं। मैं ओहदेदारों की बात कर रही हूँ। उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जो मेन ऑफिस बेयरर हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, चाहे कोई और ऑफिस बेयरर हो, मेरी नॉलेज के मुताबिक अली भाई, आपने खुद इशारा दिया ना कि आपको दुख भी होता है और आप सबसे गुजारिश भी करते हैं कि ओहदों के लिए लड़ाइयां ना की जाएं। कौन लड़ रहा है सर पार्टी में इस वक्त ओहदों के लिए? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना कभी मैंने नाम लिया है। मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल जितनी सीनियर इशारा दे दें, हम खुद समझ जाएंगे। देखिए, ओवरऑल जितनी सीनियर क़यादत है, जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, जो हमारे सोशल मीडिया पे भी हमारे भाई और बहनें जो लगे हुए हैं, यकीन कीजिए इमरान खान साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है पाकिस्तानी अवाम के बाद हमारी सोशल मीडिया है। क्योंकि हमसे हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे लीडर को गोलियां मार के जेल में डाल दिया गया, हमारी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, हम एक कैंपेन पे नहीं छोड़ते थे, लेकिन यही सोशल मीडिया थी जिन्होंने इतनी मेहनत की कि लोगों को उनके हलकों में सोशल मीडिया के जरिए बता के कि आपके मेंबर का फवाद चौधरी साहब, आपके वजीर इत्तलात रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं जिस सोशल मीडिया की आप तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यही सोशल मीडिया है जो पार्टी के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है, और यही वो सारे एक्टिविस्ट हैं जो कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, जो किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, और वहां से ये सब कुछ हो रहा है, फेक अकाउंट्स चला रहे हैं। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसके लिए आपके साबिक वजीर इत्तलात ये बात कर रहे हैं। मैं फवाद साहब पे कमेंट नहीं करूंगा, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे जमात में भी नहीं है। उनका फैसला खान साहब खुद करेंगे, और एहतराम का एक रिश्ता उनके साथ रहा है माजी में, अब भी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, सोशल मीडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की है, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि 100 में से कुछ परसेंट, 1-2% जरूर हो सकते हैं, हर जमात में हो सकते हैं, गलत लोग हर जगह हो सकते हैं, कुछ प्लांटेड भी होते हैं, किसी और जमात का बंदा होता है, अपनी हमारी जमात का नाम लगा के वो हमसे करता है। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है सर? इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है सर। ओवरऑल सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, इतना लोगों को, हमारे मुखालिफिन को उन्होंने डरा दिया है कि उनके औसान खता हैं। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ का बयानिया कोई जिंदा रख रहा है, तो या मैदान में खड़ा वर्कर है जो फेस कर रहा है, जो ना भागा है ना छुपा है, या मुल्क से बाहर बैठा सोशल मीडिया भी आती है, उसमें वर्कर भी आती है, और वर्कर भी आते हैं, और उसके साथ सोशल मीडिया। और आपने कहा किधर से ऑपरेट होता है? देखिए, जहां जहां पाकिस्तानी है, नहीं, मैंने पूछा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। एक मिनट, जहां जहां पाकिस्तानी है, और जिसके पास ये आईपैड है, और या जिसके पास मोबाइल है और वो सोशल मीडिया पे है, उनमें से मेजॉरिटी इमरान खान साहब का वर्कर है। ना उनको हम तनख्वाह देते हैं, ना उनको हम पैसा देते हैं। हाँ, वो हमको भी पड़ जाते हैं, हमसे भी अली साहब, जो पाकिस्तान में है, या जिसके पास आईपैड है, या जिसके पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है सर, उसके पास पीटीआई का या इमरान खान के अकाउंट का एक्सेस तो नहीं होगा। एक्सेस वो मखसूस लोग होंगे ना जिनके पास होगा, जो चला रहे होंगे। तो उनके बारे में मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो पाकिस्तान से चला रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठ के चला रहे हैं? दोबारा आपको ये कहूंगा, आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन पूरे मैं सब लोगों को कहूँ, खासकर नून लीग की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी वालों को, कि ऐसे देखे सोशल मीडिया खड़ा नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं। फिर आप सोए रहते हैं, लेकिन आपका सोशल मीडिया जाग रहा होता है। तो अगर आपने अपने सोशल मीडिया को जगाना है, तो फिर आपने अपने आप में वो किरदार अदा करना है कि आप पे लोग ट्रस्ट करें। इमरान खान साहब जेल में है 460 दिनों से जेल में। आपने अली भाई, आपने देखे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस बात का बड़ा सादा सा जवाब था। आप बता सकते थे कि खान साहब का या पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है? वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है या बाहर से ऑपरेट हो रहा है? लेकिन चले, जीसीसी कंट्रीज में है, हर जगह है, हमारा वर्कर हर जगह है, हर जगह से होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। दूसरी तरफ लतीफ खोसा कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत की बातों में अभाम है, इसलिए दोनों ख़वातीन में से किसी एक को फोकल पर्सन तैनात कर दिया जाए पार्टी का। ऐसा कोई इम्कान है? क्योंकि कल परसों ही शानदाना गुलजार साहिबा वो ये कह रही थी कि अगर मौरूसियत पीटीआई में लाई जाती है तो फिर वर्कर को और जो रहनुमा है उनको सोचना पड़ेगा।
नहीं, वो कभी भी आपा अलीमा साहिबा और उज़मा बीबी जो उनकी सिस्टर हैं, वो अपने सिर्फ भाई के मुतालिक कंसर्न हैं, वो इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। बुशरा साहिबा, बुशरा बीबी जो हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए उनके साथ मजबूत खड़ी हैं। ना बुशरा साहिबा के कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ना अलीमा आपा के। ये सिर्फ इनमें से सोशल मीडिया कोई के भी क्रिएटेड पार्टी का फोकल पर्सन बन जाए, उनके कोई कंफ्यूजन इम्कान है ऐसा? खान साहब ने कोई पॉलिटिकल रोल नहीं दिया। अगर कभी कोई पॉलिटिकल रोल आएगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, जिस तरह कोई भी वर्कर आता है। फी जमाना इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पर्दादार घरेलू खातून बुशरा बीबी और साथ में अपने भाई के लिए लड़ने वाली और सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिश करने वाली अलीमा आपा, इनकी स्ट्रगल को पॉलिटिक्स में घसीट के गंदा नहीं करना चाहिए। उन पे वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जिसकी तरफ उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी के हक है सियासत करना, लेकिन अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन सामने नहीं आई, ना खान साहब ने कोई रोल दिया है। मैं नहीं समझता कि हमें उन पे इस तरह से कमेंट करना चाहिए। उनकी एक स्ट्रगल है अपने हस्बैंड या अपने भाई के लिए और उसको हम सब सराहते हैं और मैं समझता हूं कि तारीखी किरदार अदा किया। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए, 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बात करना शुरू कर दिया है, वाज़े तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि 27वीं तरमीम की अब प्लानिंग हो रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप लोगों ने शोकॉज भी किया, लेकिन गालिबन उसके बाद कोई और कार्रवाई आप कर नहीं सके या आपने की नहीं। फिर साथ साथ अली साहब ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो जैसे कि असलम घुमन है, रियाज फतियाना है, दीगर लोग हैं, इनको आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल क्यों नहीं करवाया था? आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? देखें, दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। 27वीं तरमीम का जहां तक ताल्लुक है, आईन में तरमीम होती हैं। अब हुकूमत ने क्या तरमीम करनी है फिलहाल तो हमें नहीं बताया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज शायद करना चाह रहे हैं, उस पर तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें एतमाद में ना लिया जाए कि किस मकसद क्या चाहते हैं। माजी में जब खान साहब बाहर थे, और आई थिंक वो जमाना था जब मियां साहब की शायद हुकूमत थी, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, वो एक और जमाना था। सियासी लोगों के लिए या सिविलियंस के लिए किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों के हक में नहीं है। अब अगर इनका कोई इरादा है, चले आपका इस पे तो जवाब आ गया। अब मुझे बताइए आपके अपने लोगों का क्या? देखिए, एक तो सवाल ये था अली भाई कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और दूसरा ये कि आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? मैं शो कॉज नोटिस हमारे उन मेंबरान को मिल चुका है, उसका जवाब कहीं दे दिया है, कुछ दे देंगे। उस पर पार्टी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जरूरी वो लेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्यों आजाद छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात हैं, उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर और चेयरमैन गौहर ने उनको सबको कहा था कि वो अपने अपने एफिडेविट्स जमा करें। कुछ लोग वो नहीं जमा कर पाए थे, कुछ लोग जैसे उमर साहब खुद हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, वो बाय पर्पस उन्होंने SIC में नहीं किए थे, क्योंकि उनको PTI के ओहदों के लिए खड़ा होना था, क्योंकि PTI बतौर जमात उसके ऑफिस बीयरर्स की मौजूदगी के लिए उनका उस जमात में होना जरूरी था। तो इसलिए शुरू में गौर साहब ने या उमर भाई ने शामिल, वो उसमें नहीं हुए थे। कोई भी तरमीम करना चाहते हैं उसके लिए अगर लोगों के जमीर खरीदेंगे, वो आईनी तरमीम नहीं है, वो आईन पे हमला है। और जितना कोई आईन को मुअत्तल करके वो एक आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम होता है, उतना ही आईन में अपनी मर्जी के लोग प्लांट करके पैसा देके अपनी मर्जी का वोट डलवा के ये भी उसी तरह आईन को सबवर्ट करना है जिस तरह कोई डिक्टेटर करता है। ये बहुत जुल्म हुआ है 26वीं आईनी तरमीम में। ठीक। और जहां तक आपने हमारे लोगों का कहा है, मुझे बताइए, हमारे लोग इमरान खान साहब से, हमारी जमात से जो है वो राब्ते में हैं। सिर्फ वो लोग जिनका राब्ता अली भाई मुझे ये बता दीजिए सर, मैंने आपसे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब अमेरिका के बाद बरतानिया में भी अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, जिस पर बार बार सवाल उठता है। और ऑब्वियसली वो सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि ये वही ममालिक हैं, और स्पेसिफिकली ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जो इस बाकायदा तौर पर मुतालबे में शामिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर पर और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उनको वो नज़र नहीं आ रहा, जो इनके हक में बातें कर चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ का दुख नज़र नहीं आता, और यहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं। तो सवाल उठता है इसके ऊपर, आपको नहीं लगता अली भाई? देखिए, हमेशा इस तरह होता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर अगर उससे जुल्म हो तो दुनिया भर में
उनके लिए पब्लिक कैंपेनिंग होती है और अवामी लोग जो है अपनी अपनी पार्लियामान में आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स पे उठाते हैं। आपने देखा होगा फलस्तीन के लिए लोग आवाज उठाते हैं, गाजा के लिए आवाज उठाते हैं। अगर कोई जुल्म इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो बेशक हो रहा है, उस पर आवाज उठाता है, उससे आप किसी अवामी नुमाइंदे को मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो शख्स माजी में किसी गलत काम में वो रहा है, वो उसका अपना फेल है, लेकिन एक चीज में वो एक गलत चीज को गलत कह रहा है। जैसे इमरान खान साहब को आप मुझे बताएं, 5 दिन तक उनको बगैर बिजली का रखा एक साबिक वजीर आजम को, क्या ये गलत है कि नहीं? सही। अब देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि दुनिया भर में एहतजाज होता है, बानी के लिए लोग एहतजाज करते हैं, इतने बड़े लीडर के लिए लोग एहतजाज करते हैं। मैंने इसलिए आपसे बात की सर, जिन अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत को खत लिखा है, इनमें से सर 62 हैं जो कांग्रेस अरकान में से 9 हैं सर वो प्योर यहूदी नस्ल परस्त हैं, 29 जो हैं वो इसराइल के खुल्लम खुला हिमायतियों में शुमार होते हैं, 13 मेंबरान हैं भारत के लिए खुली हमदर्दियों का इजहार कर चुके हैं, 21 हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, 2 अपनी तकरीरों में कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं। ऐसे अफराद की इमरान खान के लिए रिहाई का मुतालबा, आप नहीं समझते कि ये आपके अपने लिए ही या इमरान खान के लिए ही बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है? Why these people? देखिए वहाँ जितने कांग्रेसमैन होते हैं अमेरिका में या यूके में, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ज़ाहिर मुसलमान तो नहीं ना पाकिस्तानी है, उनकी अपनी सियासत है। वो जो गलत करते हैं वो गलत है। अगर वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे, वो बिल्कुल गलत है। जो फलस्तीन के खिलाफ होता है बिल्कुल वो गलत करते हैं। लेकिन अगर किसी हक बात पे, जैसे खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान पे कोई मुल्क खुदा न खास्ता हमला कर दे और वहां का कोई पार्लियामेंटेरियन कहे कि हमला गलत है, वो शख्स जिस भी मजहब से हो, जिस भी नस्ल से हो, हमारा उससे क्या? अगर वो हमारी गलत को गलत और सही को सही कह रहा है तो उस हद तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और चीज में गलत काम में इन्वॉल्व है, हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह उस हर शख्स को गारत करे जो इस वक्त फलस्तीन के खिलाफ खड़ा है, जो गाजा में बच्चों की शहादतों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आप अवामी नुमाइंदों को एक ह्यूमन राइट इशू पे अगर कोई आवाज उठा रहे अली भाई, तहरीक इंसाफ सर इन लोगों को, इन 62 अरकान को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गई कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। काश यही तहरीक इंसाफ, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन 62 लोगों को इस बात पर कन्विंस करने में कामयाब हो जाती कि जो फलस्तीन में हो रहा है वो कितना जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है वो कितना जुल्म हो रहा है और कर कौन कौन रहा है। काश ऐसा होता। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान बिलाल अजहर कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। सर, वजीर आजम साहब की आज बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात हुई इसके हवाले से खबरें कुछ इस तरह की आई कि शायद 27वीं तरमीम लाने के हवाले से इस मुलाकात में गौर हुआ है। राना साहब ऑलरेडी 27वीं तरमीम की बात कर चुके हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो 27वीं तरमीम है ये अदालतों के क़याम के हवाले से और जो MQM का एक मुतालबा था बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से ये होंगी। तो तैयारियां शुरू कर दी हैं हुकूमत ने 27वीं तरमीम की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करण साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, आज ये मुलाकात यकीनन हुई और पीपल्स पार्टी की क़यादत की, बिलावल साहब की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से आप देखते हैं कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती है। तो नंबर 1, आज की मुलाकात में कोई 27वीं तरमीम की बात नहीं हुई जी। अच्छा जी, बात हुई है बुनियादी तौर पे जो दोनों, जो हमारी हुकूमत है, जो हुकूमती अमूर होते हैं, जो आप देखती हैं कि रेगुलर एक फेयरली रेगुलर जिस तरह एक एलाइज का एक हुकूमत में होना चाहिए, एक इंटरेक्शन रहता है, उन अमूर पे बात हुई। 26वीं तरमीम के मतलब यकीनन बात हुई और उसमें जो जिस इत्तफाक राय, जिस पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में 26वीं तरमीम हुई उस पर भी बात हुई और उसके नतीजे में होने वाले आगे जो कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हैं उस पर भी कुछ बात हुई, जिसमें आप जानती हैं कि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन बदली गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के हवाले जी से वो तो जी खैर इन एनी केस अब ऐन मुमकिन है कि वो जल्द असेंबली में आ जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो हुआ हुआ है, एक्ट बिल भी अब पेश होगा। मगर आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन भी बदली गई है, जिसमें अब 2 अरकान अपोजिशन के, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली से, और एक 2 अरकान ट्रेजरी के, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली से आने हैं। और उसके अलावा एक माइनॉरिटी या विमेन रिप्रेजेंटेटिव को स्पीकर नेशनल असेंबली ने नॉमिनेट करना है। तो इस तरह के अमूर पे ज़रूर बातचीत हुई है। 27वीं तरमीम के ऊपर या किसी भी आइंदा की आइनी तरमीम के ऊपर
बुनियादी मौक़िफ़ जी हमारा यही है, और मुझे इस बात का यकीन है कि पीपल्स पार्टी भी इत्तफाक करेगी कि जो भी कोई ऐसा अगर नेक्स्ट स्टेप हुआ उसमें उसी तरीके की पॉलिटिकल प्रोसेस और एक इत्तफाक राय अडॉप्ट किया जाएगा। कोई भी काम इत्तफाक राय से ही आगे। इससे पहले कि मैं 27वीं तरमीम के हवाले से मजीद बात करूं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑलरेडी एक ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सर ये जो आपने जुडिशल कमीशन के हवाले से बात कही, इसमें क्या तब्दीली हो सकती है? नहीं, तब्दीली नहीं है जी। नहीं, जिसके लिए बात आज हुई, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। देखिए 5 अराकीन का इजाफा हुआ है जुडिशल कमीशन में तरमीम के नतीजे में, जिसके नतीजे में अब 2 अपोजिशन और 2 ट्रेजरी के पार्लियामेंटेरियंस ने उसमें शिरकत करनी है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेनेटर और एक कौमी असेंबली के मेंबर की नॉमिनेशन ट्रेजरी बेंचेस से होनी है। तो यकीनन वो एक हमारे दरमियान, हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मौजू है जिसके ऊपर फैसला करना होगा कि किसको नॉमिनेट करना है। इसी तरह आई थिंक वो एक स्पीकर नेशनल असेंबली भी वो अपनी जजमेंट इस्तेमाल करके एक खातून या एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव को उधर नॉमिनेट करेंगे। अच्छा सर, 27वीं तरमीम के हवाले से अब चूंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया। कल उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में वो चीज़ें लाना चाह रहे हैं आप लोग, या लाई जा सकती हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं कर सके या जो उन्होंने निकलवा दी। तो सर फिर कैसे आप लोग 27वीं तरमीम को मंजूर करवाएंगे कि अगर वो साथ है भी नहीं? अभी तो बात ही नहीं हो रही जी। अभी देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि आइंदा कोई भी आईनी तरमीम हुई, कोई भी इस तरह का अगर अमल कहीं कोई उसका तस्वर भी किया गया या उसके ऊपर बातचीत भी शुरू हुई, तो वो उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह 26वीं तरमीम को किया गया है, जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस, तफसीली पॉलिटिकल प्रोसेस आपने देखा अडॉप्ट हुआ, और उसके बाद एक काफी ब्रॉड इत्तफाक राय के साथ फिर मामला आगे लेके जाया गया। मगर आज कोई 27वीं तरमीम पे बात नहीं हुई, ना ही अभी कोई 27वीं तरमीम अंडर कंसिडरेशन है जी। सही, तो कल कोई मुशावरती इजलास नहीं हो रहा है? जी मेरे इल्म में तो नहीं है जी। मेरे इल्म में तो आज की मुलाकात ही है जिसका मैंने अहवाल आपको जो मेरे पास मालूमात है वो आपके सामने पेश किया। अच्छा सर, क्योंकि अब बात तो हो रही है, अब आप कह रहे हैं कि कैटेगोरिकली आज की मुलाकात में 27वीं तरमीम के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन वैसे तो बात चल रही है ना। राना साहब भी बात करें, कल मेरे प्रोग्राम में PMLN से लोग मौजूद थे, बैरिस्टर अकील साहब थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। फिर उससे पहले दानियाल साहब थे, उन्होंने भी कहा, और ऑब्वियसली उससे पहले जो एक बिल उन्होंने टेबल किया है खुद ही, तो वो उसके हवाले से भी कह रहे थे कि शायद वो पीर मंगल को टेबल करें। देखिए मैं अगर आप इस पे जस्ट टू मेक इट क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि आइंदा कोई आईनी तरमीम आ नहीं सकती, मगर जो भी आएगा वो उसी प्रोसेस से गुजरेगा जो प्रोसेस आपने 26वीं आईनी तरमीम के लिए देखा। और इसमें मैं आपको इसीलिए ये सवाल है ना कि जो वो प्रोसेस हमने देखा उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ मौजूद थे, लेकिन अब वो खुलम खुला कह रहे हैं कि हम जो है मुखालिफत करेंगे 27वीं तरमीम की। और फिर सर साथ साथ एक सवाल और भी ले लीजिए कि क्या अगर आप ये 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं तो PTI के वो अरकान जिन्होंने 27वीं तरमीम में वोट दिया था, फिर वो भी आपके साथ ही होंगे? देखिए ये तो वही प्रोसेस फॉलो होगा। ये तो बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो ना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब ने किस बुनियाद के ऊपर 27वीं तरमीम को वो कह रहे हैं कि अगर कोई तरमीम आती है तो मैं मुखालफत करूंगा। हो सकता है उनकी कुछ चीजों पर खदशात हैं। सर लेकिन ये PTI वाला सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है, इसलिए क्योंकि आप कैसे मंजूर करवाएंगे अगर PMLN भी नहीं है? तो सुने, पहले तरमीम एक तस्वर तो हो ना, मेरे एक तरमीम का तस्वर तो हो ना, एक पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान बातचीत तो हो, एक जमातों के दरमियान गुफ्तगू तो हो, वो तो फिर नंबर्स गेम तो बहुत आगे के मराइल है। मगर मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा हूं कि कोई ऐसी डिस्कशन हमारी एलाइड जमातों के दरमियान भी नहीं हो रही। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आइंदा कभी आईनी तरमीम नहीं आ सकती। लेजिस्लेशन का तो इस्तेहकाक पार्लियामान के पास है और ऐन मुमकिन है कभी कोई लॉ में चेंज या तरमीम आईनी तरमीम, मगर आईनी तरमीम के चेंज जिस तरह आपने कहा काफी तवील और तफसीली एक्सरसाइज होती है, मगर हमेशा ये मुमकिन होती है क्योंकि पार्लियामेंट का एक काम है कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट की कहीं कोई जरूरत पेश आती है या बेहतरी आ सकती है। और उसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों में ही आपको याद होगा कि हमारी इस 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस के दौरान MQM ने अपनी तकरीर में लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से जिक्र किया, और उसके बाद जो आइंदा जो सेशन आया तो उन्होंने 140A के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश भी कर दी जो कि अब स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगी। तो इसलिए तरमीम तो आइंदा यकीनन किसी भी टाइम मुमकिन हो सकती है कि आए, मगर अगर आएगी तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के आएगी। जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त तो हम ये सुनते रहे कि ये जुडिशल इस्लाहात के हवाले से आ रही हैं, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जो 26वीं तरमीम है इसके ज़रिए जो चोर दरवाजे से आने वाले लोग हैं इक़्तिदार में, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं।
तो मैं नहीं समझ सकी कि कैसे, तो आप ज़रा समझा दें। देखिए वो इस तरह कि जुडिशल, हम जब जुडिशल इस्लाहात, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो तो उस तरह ही करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उसकी इफेक्टिवनेस भी बरकरार रहे, बल्कि मजबूत हो। मगर साथ ही साथ जिस तरह के हमने फैसले इन द पास्ट देखे हैं जो जिसको सब मानते हैं कि गलत फैसले थे, चाहे वो पनामा की जजमेंट हो या दीगर फैसले हैं जो कि सब जानते हैं कि जुडिशरी से भी गलत फैसले आए हैं, तो किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर किया जाए कि वो फैसले भी ना हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उसकी इफेक्टिवनेस भी बरकरार रहे, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो जिस तरह हमने 63A के केस में देखी थी। तो उस हवाले से बात की गई है। तो चोर दरवाजे से या कहीं पे भी किसी फर्द वाहिद की एक इंपीरियल जुडिशल सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं कि जहाँ पे फर्द वाहिद कोई भी मर्जी की मनमानी करके कोई री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना करें, वो भी करना है, हमने इंश्योर करना है। मगर साथ ही साथ जुडिशरी को इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग करना और इफेक्टिव करना भी काम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो तरमीम आई है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। जी सही। अच्छा, अब बिलाल साहब मुझे ये बताइए कि हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहाद में तो है लेकिन वो बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा बने। इस हवाले से आप लोगों की तरफ से कई बार दावत भी दी गई बिलावल साहब को, और 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह का बिलावल साहब का किरदार रहा वो किसी से ढका छुपा भी नहीं है। तो क्या सर इस बार कोई इम्कान है कि बिलावल साहब आप लोग को बाकायदा हुकूमत में ज्वाइन करें? देखिए मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे नज़दीक नंबर 1 अभी मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि इमिनेंट है कोई ऐसी चीज़, मगर यकीनन हमारे इस इत्तेहाद के अंदर ये मुमकिनात में शामिल है। तो किसी भी टाइम पे अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो हिस्सा बनना चाहती है तो आई एम श्योर हमारी पार्टीज के दरमियान सीनियर सतह पे इसका डायलॉग होगा। मगर मेरे वफाक में या पंजाब में भी नहीं, देखिए वो अगेन देखिए ना, ये जो हुकूमत बनी हुई है खासतौर पर वफाक में, ये एक हमारी दरमियान एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत हुई है, ठीक है जी। तो उसके अंदर उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिसके अंदर बहुत चीज़ें एग्री की गई थी और इसीलिए उस तरह का डायलॉग मुस्तकिल जारी रहता है। जिस तरह की मुलाकात आज आपने बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ देखी, तो आइंदा यकीनन जो जितने भी हमारी जमातों के दरमियान मामलात हैं, चाहे वो पंजाब से मुस्लिक हो, वफाकी हुकूमत से मुस्लिक हो, पार्लियामान में मुश्तरका लाएमल से के मुतल्लिक हों, वो सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आ सकती हैं। और मुलाकात में वैसे इस तरह की कोई दावत अगेन हुई है? मेरे इल्म में जितनी आज की डिस्कशन, आज की मुलाकात का जो मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपसे सही। अच्छा सर, आखिर में मुझे बताइएगा, मियां साहब पहुंचे हैं कल लंदन, वहाँ पर हमने देखा उनकी हिमायत में भी लोग आए और उनकी मुखालिफत में भी मुजाहरे हुए। अब आगे क्या प्लान है मियां साहब का? वापस कब तक आ रहे हैं या फिर वो आगे यूरोप और अमेरिका वगैरह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी मैं उनका एक प्राइवेट दौरा है जी, मेरा ख्याल है जी वो आगे शायद अमेरिका भी चंद दिनों के लिए भी जाए, मगर एक निजी दौरा है और वो मेरे ख्याल से जल्द ही वापस आ जाएंगे। आई थिंक शायद इसी महीने में या चंद हफ्तों में इंशाल्लाह, चंद हफ्तों में मगर मेरे पास कोई मुसद्दका इतला नहीं है, उनका स्केड्यूल मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर एक निजी दौरा है और वो इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। जो लोग प्रोपेगेंडा किस तरह का करना चाह रहे हैं उस पर पानी फिरेगा। 27वीं तरमीम का मामला फिर शुरू होगा, फिर मियां साहब वापस नहीं जी, वो वैसे ही एक निजी दौरे पे जिस तरह लोग जाते हैं वो गए में, और उनका आपको पता है कुछ वहाँ पे डॉक्टर से चेकअप भी और दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो उनकी इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की लहर जारी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों की तनज़ुली हुई है, कुछ को एंट्री मिली है, कुछ बाहर हो गए हैं। रिजवान को वनडे और T20 टीम का नया कप्तान और सलमान आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। साथ ही दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए भी स्कॉट का ऐलान हो गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पिछले साल 30 खिलाड़ियों के बरक्स इस साल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर और रिजवान जो है वो ए कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी बरकरार रखे गए अपनी पोजीशंस पर, जबकि शाहीन आफरीदी रिमोट हुए हैं, बी कैटेगरी में चले गए हैं, जहां नसीम शाह और शान मसूद इनके साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल इस बी कैटेगरी में मौजूद शादाब खान और हारिस रऊफ भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली के बाद कैटेगरी सी में चले गए हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह ही नहीं बना पाया और फ़खर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से
ड्रॉप कर दिया गया है। पीसीबी ने नए और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 5 नए खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, बाबर की जगह रिजवान कप्तान कैसा फैसला है, और जो अभी कुछ तब्दीलियों से टीम में एक बड़ी वाज़े तब्दीली आई, वाज़े बेहतरी आई, इस तब्दीली के बाद आपको मजीद बेहतरी नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया किरण। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। आप देखिए, एक साल में आपके पास कितने कप्तान हो गए। टेस्ट के कप्तान शान मसूद, फिर T20 के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी, फिर उनको हटाकर बाबर आजम, और अब कप्तान बने हैं मोहम्मद रिजवान। तो इसका मतलब है कि एक साल में आप तीनों फॉर्मेट में 3-4 कप्तान तब्दील कर रहे हैं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब देखें रिजवान कितने अरसे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल किया गया कि रिजवान का क्या टेन्योर होगा एज अ कैप्टन, तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। तो इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाजा लगा सकती हैं। और साथ ही साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में शान मसूद C कैटेगरी में, और आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। आप नोट करें, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में उन्हें भी तब्दील करने का इरादा है। ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ, उससे मोरल यकीनन और कप्तान न रहे तो खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। लग तो यही रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को सबको उस दौड़ में शामिल कर दिया गया कि आप भी कप्तान बन सकते हैं। सऊद शकील को वाइस कप्तान बना दिया। अब वो सऊद शकील ना वनडे टीम में ना T20 टीम में, हालांकि टेस्ट में उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। सलमान अली आगा को भी अब नायब कप्तान बना दिया गया। तो अब बचेगा कौन? आहिस्ता आहिस्ता कप्तान या नायब कप्तान का ये खेल, जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये जारी रहेगा मुझे लग रहा है। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि हम मुसलसल जो है ना वो टीम में ग्रुप बंदी का तस्करा करते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। आज रिजवान ने भी अपनी प्रेसर में इसी तरह की बात की, इसका जिक्र जरूर किया। तो आपको लगता है कि ये बातें, ये तासुर खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन बातों की वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है पाकिस्तान क्यों हारा। आप देखें, जो T20 वर्ल्ड कप गुज़िश्ता साल हुआ अमेरिका में, कैसे पाकिस्तान हारा। खिलाड़ियों में आपस में इख्तिलाफात थे, ग्रुप बंदी थी। और आज रिजवान ने, आपने किरण नोट किया होगा, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि 15 के 15 मेरे ग्रुप में है। तो रिजवान मेरे ख्याल में बाबर के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन है। वो जवाबात जिस तरह से दे रहे थे चेयरमैन साहब के साथ बैठकर, और मुझे तो उसी वक्त खटका लग गया था जब 9 जून को पाकिस्तान हारा अमेरिका से, और पाकिस्तानी टीम भारत से हारा, अमेरिका से पाकिस्तानी टीम वापस आई। तो रिजवान ने पेशावर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ न कुछ बात चल रही थी, क्योंकि बाबर आजम ने तो आकर मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। तो मसाइल तो है पाकिस्तान क्रिकेट के। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। सही। अच्छा, मुझे बताइए, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, और जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ट्वीट से ज़्यादा उनका मसला जो है वो फिटनेस का है। तो वाकई फिटनेस का ही मसला है, इसी वजह से ड्रॉप हुए? देखें, अब ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करना है। सिर्फ एक अकेला फ़खर जमान नहीं है जिसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, बाकी भी कई खिलाड़ी हैं। नोमान अली भी फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे, उन्हें रखा है उन्होंने वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसमें लिख दिया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो कई खिलाड़ी हैं। ड्यूल स्टैंडर्ड आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? या तो आप सबके लिए एक ही मयार रखें, या फिर ये कहें। मुझे लग रहा है फ़खर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कनेक्शन कैंप जो हुआ था, उसमें उन्होंने पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को साफ उन्होंने उनके चेयरमैन के सामने कहा था कि इनकी वजह से मुझे मसाइल का सामना है। तो कहीं ना कहीं पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी ने जो है उन्हें अपना निशाना बनाया है। सही। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, बाबर, शाहीन, नसीम, ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तो साथ होंगे लेकिन जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, और जिम्बाब्वे में जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये सूदमंद रहेगी टीम के लिए? देखिए किरण, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, वहां इन तीनों की जरूरत थी, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है।
जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन कमजोर है, उसकी आईसीसी की T20 रैंकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। और आपने नोट किया होगा जिम्बाब्वे में वनडे टीम में रिजवान मौजूद है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है, लेकिन T20 टीम में वो नहीं है। इसका मतलब है सलमान अली आगा जिम्बाब्वे में T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे और इनको तो जरूरत थी, वहां की बाउंसी विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहां बैट्समैन भी एक अच्छा चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को रखा है। सही। अच्छा, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तस्करा किया आगाज में। ए कैटेगरी इसमें 2 सिर्फ खिलाड़ी हैं, बी कैटेगरी उसमें 3 हैं, बाकी को सी और डी में रखा गया है। इन कैटेगरीज से आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों पर फर्क पड़ता है? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फर्क। देखिए, आप पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे किरण, उसमें जो थे वो शाहीन शाह अफरीदी भी ए कैटेगरी में थे, अब उनको डिमोट किया गया, अब वो बी कैटेगरी में आ गए और सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। और फिर इन्होंने बहुत सारी सी कैटेगरीज बना दी हैं। सरफराज अहमद किसी कैटेगरी में नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पैगाम दे दिया है कि अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो मेंटोर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, या वो रिटायरमेंट का ऐलान करें। तो ये इन्होंने कैटेगरीज बनाई है नई सिलेक्शन कमेटी ने। अब दुआ करें कि खिलाड़ियों के, और ये 1 साल का दिया है, पिछली दफा जो था वो 3 साल का था, लेकिन इस मरतबा 1 साल का है। अब दुआ करें कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें। चले, पूरी कौम दुआ ही कर रही है, लेकिन दुआओं का कुछ रंग भी आया है अभी पिछले टेस्ट सीरीज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल में साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करेंगे, जिनकी रिहाई के लिए हुकूमत की जानिब से अब कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इमरान शफीक साहब वकील हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया के वकील हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, बड़ी इत्मीनान बख्श खबर आई कि हुकूमत अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे के लिए कोशिश कर रही है, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो आफिया सिद्दीकी की वापसी है। तो क्या आप और डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी भी इस सारे प्रोसेस से, इन कोशिशों से मुतमईन हैं? इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, इंतहाई इत्मीनान बख्श खबर आई कि हुकूमत कोशिश कर रही है अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से मुआहदा हो जाए। तो ये बताइए कि क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ऑब्वियसली आफिया सिद्दीकी हैं, आप और आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया इस सारे प्रोसेस से और कोशिशों से कितने मुतमईन हैं? देखिए किरण, इसमें सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये बहुत अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग थी और उसकी मुसलसल समातें हो रही हैं। और गुज़िश्ता 2 साल से तो लगातार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने खुसूसी तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक की इस पिटीशन पर भरपूर समात की है। और इसी की बुनियाद पर 3 ऑप्शन थे जो कि हमने अदालत के सामने पेश किए, और उसके लिए हमारी जो मावनत की वो आफिया सिद्दीकी साहिबा के जो अमरीकी वकील हैं क्लाइव स्मिथ, चूंकि पाकिस्तान में इस बात का हमें बड़ी क्राइसिस नजर आया कि पाकिस्तान इस मसले को कैसे हल कर सकता है, तो उसके लिए जो रहनुमाई है कानूनी, अमरीकी कानून के हवाले से वो मिले। तो 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि सबसे पहले जो बड़ा बुनियादी अहमियत का ऑप्शन है आजकल के एतबार से, क्योंकि अमेरिका में जब सदर की मुद्दत सदारत खत्म होती है तो उस दौरान उसे एक बड़ा अहम आईनी इख्तियार हासिल होता है जिसे कहते हैं क्लेमेंसी पिटीशन। क्लेमेंसी ये है कि वो इंसानी बुनियादों पर, रहम की बुनियाद पर जो है वो लोगों को उनकी सजाएं माफ करने का इख्तियार रखता है। तो आफिया सिद्दीकी साहिबा के केस में जिस अंदाज में कानून और इंसाफ की और जो जुल्म और बर्बरियत उस खातून ने बर्दाश्त किया, उसकी वो पूरी दास्तान बहुत तवील है। और हमने वो एक पिटीशन तैयार की, क्लेमेंसी पिटीशन, अमरीकी सदर को देने के लिए कि आप आफिया सिद्दीकी साहिबा पर, क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर अभी इस वक्त उन्हें जेल में, उससे पहले वाली जो कैद है वो अलग है, लेकिन 16 साल तो 86 साल में से वो गुजार चुकी हैं। और जिस वक्त जो उनकी इस वक्त हालत है और जितनी कुसम कुर्सी में और जितनी बीमारी में और उनकी जान को सख्त खतरात हैं, तो हमने वो पिटीशन गुजारी। तो हमारी अदालत से ये रिक्वेस्ट थी कि जब तक ये क्लेमेंसी पिटीशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेगी जब तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें अपना तावन ना करे। अदालत ने मुतअद्दिद अहकामात जारी की और बिल आखिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर तैयार होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा जानदार और बड़ा जामे जो है वो अपनी तरफ से एक क्लेमेंसी पिटीशन में अमरीकी सदर साहब को खत लिखा। और वो पिछली समात पर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि हमने जो है वो अमरीकी सदर साहब
सही ये कि ये एग्रीमेंट हो जाने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका भी फिर हमसे बहुत से लोगों को चाहता है, तो ये तबादला मुमकिन नजर आता है? नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो मुआहिदा दूसरी पोजीशन है, एक दूसरा रिलीफ है मुआहिदे से हट के। ये मैं जिस पिटीशन की बात कर रहा हूँ वो क्लेमेंसी पिटीशन है। अगर साथ साथ उसके जो दूसरा ऑप्शन चल रहा है वो मुआहिदे का ऑप्शन चल रहा है। अगर खुदा ना ख्वास्ता क्लेमेंसी पिटीशन कामयाब नहीं होती या उस तो एक पीटीए प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, वो दूसरा ऑप्शन था कि हुकूमत पाकिस्तान उसको भी इख्तियार कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हुकूमत ने जो है वो अदालत के अहकामात की तामील की और अदालत के अहकामात की तामील में उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार कर दिया। उसका मसौदा तैयार करने के बाद अब उन्होंने अमरीकी हुकाम के वो हवाले कर दिया है। अब अमरीकी हुकाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का काम है, वो उसको जो भी अपने एंगल से देखेंगी। अगर वो उस मुआहदे पर तैयार होते हैं या उस पर जो भी उनकी नेगोशिएशन हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो वो उसका फिर ये मामला आगे बढ़ेगा प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत ने एक वफ्द भी अमेरिका भेजने की मंजूरी दी है जिसमें डॉक्टर फौजिया भी शामिल है, वो कब तक रवाना हो जाएगा अमेरिका और मकासद क्या होंगे इस ग्रुप के? आपके गुज़िश्ता सवाल की तनाजुर में मैं यही आपको बता रहा था कि अब उसका अगला मरला ये था क्लेमेंसी जो वज़ीर-ए-आज़म का खत है, उस खत को परसू करने के लिए, उस खत के कंटेंट्स को उसके मंदरजात पर वजन डालने के लिए और उसको लोगों को कायल करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती हमायतीन से मुलाकातें करने के लिए अमेरिका में हमने रिक्वेस्ट की थी अदालत से, अमरीकी वकला से मशवरा करने के बाद कि एक वक्त बनाया जाए कि जो वहां जाकर जो है वो इसके लिए लॉबिंग कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान इस तजवीज से एग्री कर गई है। अदालत ने पिछली तारीख पर उनसे मुतालबा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार इसहाक साहब ने कि आप जो है वो इसके बारे में क्या हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो आज हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल की तरफ से पेश हुए और उन्होंने बताया कि हम उस वक्त को भेजने के लिए इन प्रिंसिपल हमने एग्री कर लिया है और वो वक्त जाएगा। उसमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। इमरान साहब, मौजूदा हुकूमत की कोशिशों को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि सर इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आफिफ सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन को भी एक खत लिखा था। सर देखें, इस वक्त जो हुकूमत ने जो कोशिशें शुरू कर दी हैं, मैं उस पर यकीनन ये इस पर हुकूमत की तारीफ बनती है कि हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर इस पे काम किया है। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी अच्छी होती कि और ये दिल में कलक रहेगी कि 2015 में से अदालत जो है, अभी सरदार साहब एजाज साहब ने 2 साल पिछले इस काम में लगा दिए, इसको हुकूमत को कायल करने में मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास किए। काश हुकूमत पाकिस्तान के लिए अदालतों को इतने ऑर्डर्स पास ना करने पड़ते और हुकूमत अपने तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी के लिए जो उसके इख्तियारात थे, ये सारे वो हुकूमत को हासिल थे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतों ने ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। बदकिस्मती की वजह आपको क्या नजर आती है? क्यों ये इससे पहले हुकूमतें कोशिश भी नहीं कर पाई इस हवाले से? पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पर ये मैं आज जो आपसे ये बात करूंगा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वो अदालत में सरदार एजाज इसहाक साहब के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका से इतना क्यों डरते हैं और अमेरिका से आपको अपने एक शहरी के लिए हक मांगने के लिए, अगर आपको उसके लिए रिलीफ मांगने के लिए, एक मासूम औरत है उसके लिए अगर आपको आवाज उठानी पड़ती है, कोई बात करना पड़ती है, तो आप घबराते क्यों हैं? आपकी टांगों से जान क्यों खत्म हो जाती है? कब हम इस काबिल होंगे कि हम जो है वो अपना हक तो कम से कम मांग सकें? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मीडिया में रिपोर्ट होते रहे हैं, ये अदालत की कार्रवाई है और अदालत के जज साहब ने बार बार हुकूमत को ये कहा और यही हमारा मौक़िफ़ है। असल में बुनियादी तौर पर यह गुलामाना ज़हनियत और मुफादात परस्ती के इवज़ जो है वो उसके लिए सारी चीज़ें करना, ये हमारी बदकिस्मती है। इमरान शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूमों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।